इंडिया के बारे में कहा गया कि जी आप असला बेचते हैं इसराइल को। सबसे बड़ी बात ये कि हमें किस बात की घबराहट है। वो कहते हैं भाई हम बेचते हैं, हमारे ताल्लुक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दुनिया क्या कर लेगी। चीमा साहब एज यूजुअल घबराए हुए नजर आ रहे हैं। सिस्टम कोलैप्स हो गया है पाकिस्तान में। फिर ये जंग शुरू हो गई इंडिया के साथ। बका का मसला है। हाँ, बका का मसला है। अब उसके लिए पैसे और चाहिए, मगर बजट के अंदर पैसे नहीं है। लेकिन बाकी भी जो पब्लिक ओपिनियन है वहां पे, वो दे आर नॉट अपोलोजेटिक। जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी कोई अपोलोजेटिक नहीं है, और स्टेट भी अपोलोजेटिक नहीं है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कुछ 2,900 से ज़्यादा उन्होंने शिपमेंट्स इंडिया से एग्ज़ामिन की, और उसमें 2-3 किस्म के उन्होंने क्लासिफिकेशंस की। एक है जो सीधा सीधा हथियार भेजे गए, फिर दूसरा क्लासिफिकेशन ये है कि वो चीज़ें भेजी गई जो हथियार नहीं है बट डुअल टेक्नोलॉजी है। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने डिफेंसिव हथियार, ख़ासतौर से एयर डिफेंसिव वेपन्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि गाज़ा के पास एयरफोर्स वगैरह नहीं है। सो दोज आर नॉट यूज्ड इन गाज़ा। आई थिंक दैट इज़ वाई दे हैव इग्नोर्ड एयर डिफेंस। एयर डिफेंस के ताल्लुक से भी कुछ इंडिया ने बेचा, लेकिन ड्रोन्स की बहुत टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई वुड इंडिया बी डूइंग दिस। एक क्वेश्चन है ना कि इंडिया क्यों कर रहा होगा। तो एक तो वो जो कुछ नेतन्याहू ने किया था उसको उसने कहा जी कि मैं इसके ऊपर मोहर लगाता हूँ कि मैं नेतन्याहू के साथ हूँ और इंडियन पब्लिक के साथ है। तो सिस्टम कोलैप्स हो गया है पाकिस्तान में। DGISPR कह रहे हैं कि सूरह आले इमरान, कुरान की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 कहती है कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। और ये कह रहे हैं कि अफ़गान जो कि कह रहे हैं कि हमारा DNA हिंदुओं के DNA से मिलता है, तो अफ़गान फिर मुसलमान हो नहीं सकते। तो भाई साहब, पहली बात तो ये कि ऐसी बातें करके ही आपने आज तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। आप हमें गद्दार कहते हो। दुनिया में सबसे बड़ा गद्दार वो होता है जो अपनी ओरिजिनलिटी से गद्दारी करता है, जो अपने DNA से गद्दारी करता है, जो अपनी कल्चर से गद्दारी करता है। लोग मज़हब चेंज कर लेते हैं, लोग नेशनलिटी चेंज कर लेते हैं, कल्चर थोड़ी आपकी चेंज होती है, DNA थोड़ी आपका चेंज होता है। अफ़गानों की तरफ से आप ये बात कर रहे हो कि उनका हिंदुओं से DNA मिलता है, तो अफ़गानों का DNA नहीं मिलता हिंदुओं से। बुद्धिस्टों से कह सकते हैं आप मिलता है कि ओरिजिनली अफ़गानिस्तान वॉज बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट वर हिंदूज ओरिजिनली। लेकिन आपका तो DNA मिलता है ना हिंदुओं से। और कुरान में अल्लाह कह रहा है कि आप काफिरों से दोस्ती ना करो। ओ भाई साहब, आपकी आर्मी पूरी चाइना और अमेरिका की गोद में बैठी हुई है, वो काफिर नहीं है क्या? दोस्तियां तो सारी आपने चाइना, अमेरिका, गद्दार। तो आपसे बड़ा फिर गद्दार कौन होगा? कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया, कोई सिक्योरिटी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है ना, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है। तो उसका फेल्यूर आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे तो ना देना। बलूचिस्तान में ऑपरेशन आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में फौजी जेनोसाइड कर रही है आपकी फौज बलोचों का, कई दशकों से, कई डेकेड से। उसकी जिम्मेदारी आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे डाल नहीं सकते। KP में आपकी फौज की पॉलिसीज हैं। ज़ियाउल हक के ज़माने से पठानों को आपने टेररिज्म की तरफ आपने लगाया। आपने मदरसे बना के मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी के ज़रिए इनको टेररिज्म की ट्रेनिंग दे के आप भेजते रहे हो। वो आपका फेलियर है। POJK में जो हो रहा है वो आपका फेलियर है। बाकी सिस्टम की अब बात कर रहे हैं। बाकी सिस्टम में पॉलिटिकल गवर्नमेंट को माल बनाने के अलावा आपने क्या राइट दिया है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप सब जो फौज के जितने भी जनरल हैं वो ख्वाजा आसिफ के अंडर में आते हैं। पॉलिटिकली अगर देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें, वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर के, आपने तो कभी उसको अपना बॉस माना ही नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसी आप बनाते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज आप बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसीज आप बनाते हैं। तो सिस्टम जो फेल हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, और 80 साल से आपने इस सिस्टम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो अजीज दोस्तों, ये इनकी फेलियर है। और नजम सेठी कह रहे हैं कि अब
फौज डेस्परेट हो गई है, फौज अब थक गई है कि अब बहुत हो गया भाई। आई थिंक दी सेकंड रीजन मैसेज किसकी तरफ से है, मेरा ख्याल है मेरे जवाब में ऑलरेडी उसका इंडिकेशन तो हो गई है, बड़ा क्लियर है मेरे लिए। एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि इनफ इज़ इनफ, ये चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं, मसले इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशंस प्रॉब्लम्स बनते जा रहे हैं, ऊपर से गवर्नेंस भी नहीं हो रही, और गवर्नेंस का मतलब है कि आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा, एक वेलफेयर और सिक्योरिटी के दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन है। सिक्योरिटी भी हमारी अंडर थ्रेट है और वेलफेयर भी अंडर थ्रेट है, बिकॉज आवाम के लिए बहुत कम सहूलतें उनको मिल रही हैं, तो इसको भी रिजॉल्व करना है। तो सिक्योरिटी एंड वेलफेयर को इकट्ठा कर दिया गया, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, और दोनों अंडर थ्रेट हैं। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न दैट दिस प्रपोजल इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट। आगे ये प्रपोजल शहबाज शरीफ साहब अगर देते तो मसला था, बिकॉज जाहिर है दिस इज़ अ प्रो एस्टैब्लिशमेंट प्रपोजल, और शहबाज साहब मेरा ख्याल है उस किस्म का मैसेज भी नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम राइट नाउ, शहबाज शरीफ इज़ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन राइट नाउ। ये क्यों इस स्टेज पे चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं? तो भाई साहब आप ही के हाथ में सारी चीज़ें थी, सारी पॉलिसियाँ आप ही बनाते थे। क्या फेलियर है? जो इनका बेसिक ड्यूटी क्या है? इनकी बेसिक ड्यूटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अभी राइट नाउ स्वात के इलाके में, केपी में, कबाल के अंदर एक ब्लास्ट होता है, 5 लोग मर जाते हैं, 15 जख्मी होते हैं। मेजर हाफिज हसन मारे जाते हैं ऑपरेशन के दौरान। भारत की दुनिया भर में लगभग हर देश के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है, लेकिन भारत और इजराइल के बीच जो संबंध है वो उन गिने चुने संबंधों में से है जो ज़रूरत पड़ने पर सबसे ज़्यादा काम आते हैं। इजराइल ने पास्ट में हर वक्त इंडिया की मदद की है, और उस वक्त ये मदद आई जब भारत को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी, और अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल का रहा है भारत को हमेशा से ही। पिछली गवर्नमेंट इजराइल से उस तरह से डिप्लोमेटिकली इंगेज नहीं करती थी जिस तरह उनको करना चाहिए, लेकिन जब से मोदी सरकार आई उन्होंने इजराइल को एक बहुत ही ऊंचे पायदान पर रखते हुए दोनों देशों की जो रिलेशनशिप है उसे बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई किया है, और आने वाले समय में दोनों देशों के रिलेशन एक नई हाइट को टच करेंगे, जिससे भारत को और ख़ुद इजराइल को दोनों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हाल ही में ये खबर आई कि भारत इजराइल को बहुत ही बड़े लेवल पे हथियार जो है सप्लाई कर रहा है, और अगर ये बात सच है तो इसमें किसी को भी बहुत ज़्यादा अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत ने हमेशा इजराइल की मदद किया, और उसका रीज़न ये है क्योंकि जब भारत को ज़रूरत थी, खासकर कारगिल जैसे युद्ध में जब भारत के पास बिल्कुल भी उस लेवल की कैपेसिटी नहीं थी जो आज है, उस वक्त इजराइल ने बिना किसी शर्त के भारत की हेल्प करी और भारत को हर वो सुविधा मुहैया करवाई जो भारत को ज़रूरत थी उस वक्त। और इसीलिए भारत ने पास्ट को देखते हुए ये समझा कि जब उन्हें ज़रूरत है तो इजराइल की भी मदद करनी चाहिए। और इस खबर को सुनकर जिस देश को सबसे ज़्यादा सदमा लगा है वो है पाकिस्तान, क्योंकि दोनों देशों की कोऑपरेशन का मतलब है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत, और ये मुसीबत आगे चल के बढ़ने ही वाली है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब भारत और इजराइल के रिलेशन हर बीतते साल के साथ एक नई हाइट को टच करने वाले हैं।